विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा की थी। और सामाजिक स्तरीकरण में हमने देखा था कि रैंकिंग या क्रम विन्यास के आधार पर जो हमको परिस्थिति मिलती है उससे ऊंच नीच का भेद होता है और वो सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण करता है। तो ये सब हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप देखे थे और उसमें हमने जाति और वर्ग की चर्चा की थी। जाति क्या होती है, जाति की विशेषताएं हमने देखी थी। वर्ग क्या होता है, वर्ग की विशेषताएं हमने देखी थी। आज हम जाति और वर्ग में भेद की बात करेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्ट एंड क्लास। तो आज हम जाति और वर्ग में भेद की बात करेंगे। जाति यानी कास्ट और क्लास वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, जबकि जाति का आधार जन्म है, अतः इसकी सदस्यता जीवन पर्यंत होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए जाति को बंद वर्ग कहा जाता है। ये क्लोज ग्रुप है एक। जबकि वर्ग को हम खुला समूह कहते हैं और वर्ग का आधार धन, शिक्षा, आय, व्यवसाय आदि होता है, जिसमें धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति दूसरे वर्ग में भी जा सकता है और इसलिए वर्ग में खुलापन पाया जाता है। या इसको हम एक खुला समूह, ओपन क्लास कहते हैं, ओपन कहते हैं इसको, ओपन ग्रुप होता है ये। तो जाति अगर हम देखें तो ये जन्म पर आधारित होती है, अर्थात मृत्यु पर्यंत व्यक्ति एक ही जाति का सदस्य माना जाता है और जिस जाति में उसने जन्म लिया है उसी में उसको रहना होता है, इसलिए जाति स्थायी होती है। जबकि वर्ग हमारे कर्म पर आधारित होता है और हम व्यक्ति अपनी योग्यता बढ़ा करके उच्च वर्ग में जा सकता है या अपनी योग्यता कम करके यानी गलत कार्य करके निम्न वर्ग में भी जा सकता है। इसलिए वर्ग परिवर्तनीय है जबकि जाति स्थायी होती है। जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जाति की सदस्यता बिना प्रयत्न के स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जबकि वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है, अर्थात व्यक्ति के निजी प्रयत्नों का ये फल होती है और उसे किस वर्ग की सदस्यता प्राप्त हुई है इसके आधार पर वो निर्धारित होती है। जाति में एक व्यवसाय निश्चित होता है और प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यवसाय होता है जो पूर्व निर्धारित होता है, जिसे अपनाकर व्यक्ति अपनी आजीविका प्राप्त कर सकता है। जबकि वर्ग का कोई व्यवसाय नहीं होता, व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और कुशलता के आधार पर कोई व्यवसाय अपना सकता है। जाति अंतर्विवाही होती है, अर्थात प्रत्येक सदस्य को अपनी ही जाति में विवाह करना आवश्यक होता है। जबकि वर्ग में इस प्रकार का कोई नियम नहीं होता कि वे विवाह संबंध कहाँ करेंगे, वे अपने से उच्च या मध्यम वर्ग में भी विवाह कर सकते हैं। जाति में खान पान पर प्रतिबंध होते हैं। प्रत्येक जाति के कुछ नियम होते हैं कि किन किन जातियों के साथ वे खान पान के संबंध रख सकते हैं और किन के साथ नहीं। जबकि वर्ग में खान पान पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। वर्ग में कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे किसके साथ खान पान करें और किन के साथ रहें। तो इस तरह से हमें जाति और वर्ग के अंदर कुछ भेद देखने को मिलते हैं और मुख्य रूप से जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। तो हमने जाति और वर्ग की चर्चा की इसके स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप के रूप में, और मुख्य रूप से 4 स्वरूप थे: जाति प्रथा, वर्ग प्रथा, दासता और जागीरें। अब हम दास प्रथा और जागीरों की भी चर्चा करेंगे। दास प्रथा हम किसको कह रहे हैं? यह सामाजिक स्तरीकरण का एक आदिम स्वरूप है। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्तरीकरण का प्रकार भी रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाकर रखना दासता कहलाता है। दास वह व्यक्ति है जिसे कानून और परंपरा दोनों दूसरे की संपत्ति मानते हैं। कुछ विशिष्ट स्थिति में वह पूर्णतया अधिकार विहीन होता है और दासता से असमानता की उत्पत्ति होती है। जो इस दासता की स्थिति में समाज के 2 वर्ग बन जाते हैं, स्वामी और दास। दासों को स्वामी की निजी संपत्ति माना जाता है और कार्यों की प्रकृति के आधार पर दासों में सामाजिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भागों में अधिक संख्या में दास लोग रखे जाने की प्रथा थी। भारत में बंधुआ मजदूरों को परिष्कृत रूप से दास प्रथा
कहा जा सकता है। तो अब दास प्रथा पर आधारित संस्करण अब नहीं देखने को मिलता है, परंतु इसके यदाकदा उदाहरण हमको देखने को मिल जाते हैं। तो अगला स्वरूप है सामाजिक स्तरीकरण का, जागीर प्रथा। और जागीर प्रथा या फ्यूडल सिस्टम हम किसको कह रहे हैं? यूरोप में मध्य युग में जागीर प्रथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त रही है। और यूरोप में समाजों में 3 वर्ग थे, पादरी, सरदार और साधारण जन। इनमें उच्चता निम्नता के क्रम में संस्तरण होता था और इन तीनों वर्गों के सदस्य एक विशिष्ट जीवन शैली में रहते थे। जो पादरी होते थे उनको समाज में प्रथम स्थान इसलिए प्राप्त था क्योंकि राज्य चर्च के अधीन होते थे। और क्रम इसमें पद क्रम सोपान में ये इनकी स्थिति उच्च होती थी। बॉटमोर ने जागीर व्यवस्था की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रत्येक जागीर की एक परिभाषित परिस्थिति होती है और जागीर में स्पष्ट श्रम का विभाजन पाया जाता है। जागीरें राजनीतिक समूह होती थी और जागीर प्रथा में इन विशेषताओं के आधार पर जागीरों को श्रेणियों में विभाजित किया जाता था और उनको स्तरीकरण में स्पष्ट भूमिकाएं प्रदान की जाती थी। इसके बाद में हम चर्चा कर सकते हैं सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों की और स्तरीकरण से संबंधित कारकों के प्रभावों एवं कार्य कारण संबंधों के आधार पर समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों का निर्माण करते रहे हैं। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत ऐसे कथन हैं जो समाज के स्तरीकरण से संबंधित कारकों का कार्य कारण संबंध स्पष्ट करते हैं। इनके संबंधों की व्याख्या करते समय हम इनके माध्यम से स्तरीकरण के प्रकार, महत्व, परिवर्तन की प्रक्रिया, दिशा एवं दशा आदि को समझ सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के अनेक सिद्धांत हैं, किंतु हम मुख्य रूप से 2 की बात करते हैं, प्रकार्यात्मक सिद्धांत फंक्शनल थ्योरी और मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सियन थ्योरी। इसकी चर्चा हम विस्तार से बाद में करेंगे। उससे पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण है उसमें हमें जाति के साथ साथ वर्ण भी देखने को मिलते हैं। तो वर्ण क्या होता है या जाति और वर्ण में क्या भेद है, हम इसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था में अनेक अंतर है, लेकिन लोग इन्हें एक ही समझते हैं। सामान्यतः लोग जाति और वर्ण को एक ही प्रथा के भिन्न भिन्न नाम समझते हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था वैदिक काल की सामाजिक स्तरीकरण की खुली व्यवस्था थी। वर्ण का अर्थ व्यवसाय के वर्ण से लगाया जाता था। वर्ण का अर्थ त्वचा के रंग से भी था और पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण श्वेत वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य पीत वर्ण और शूद्र कृष्ण वर्ण के होते थे। तो इस तरह से हमको वर्ण व्यवस्था में ये वर्ण रंग के आधार पर भी देखने को मिले और कार्य के कर्म के आधार पर भी हमको वर्ण देखने को मिले। अब जाति और वर्ण में क्या अंतर है ये हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो जाति की सदस्यता हमें जन्म के आधार पर मिलती है, यानी जाति में सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। जो जिस जाति में जन्म लेता है वो जीवन पर्यंत उसी जाति में रहता है, यानी इसकी सदस्यता प्रदत्त होती है। जबकि वर्ण की सदस्यता कर्म एवं गुणों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने गुण, कर्म तथा रुचि के अनुसार वर्ण की सदस्यता प्राप्त करता है। इसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है और व्यक्ति एक जाति से दूसरी जाति की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। यह व्यवस्था अगतिशील है। जबकि वर्ण एक खुला वर्ग है। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर गतिशीलता पाई जाती है। फिर हम कह सकते हैं कि जाति में व्यवसाय वंशानुगत होते हैं, जो कि जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का व्यवसाय करता है। जबकि वर्ण में व्यवसाय व्यक्ति की रुचि तथा इच्छा पर निर्भर करता है। अपने गुणों के आधार पर वो व्यवसाय को चुनता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था से बहुत बाद में समाज में प्रचलित हुई। लगभग मध्यकाल या मुस्लिम काल में जाति प्रथा पूर्ण कठोर रूप से हमको देखने को मिली, जबकि वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में ही थी और यह प्राचीनतम प्रथा है। और इसका वर्णन वेदों, पुराणों आदि तथा अनेक महाकाव्यों में देखने को मिलता है।
और अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो संपूर्ण भारत में छोटी बड़ी जातियों की संख्या 3000 से अधिक है, जबकि शास्त्रों के अनुसार वर्ण की संख्या 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। इसके अतिरिक्त हम हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम और सिख और ईसाइयों में भी कहीं कहीं हमको जातियां देखने को मिलती हैं। तो जाति के जो भी इसके सामाजिक स्तरीकरण के जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।